जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोगों का नया अध्याय है मानचित्र। तो दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि मानचित्र होता क्या है, मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानचित्र होता है भौतिक मानचित्र। कौन सा? भौतिक। भौतिक मानचित्र को उच्चावच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच। भौतिक मानचित्र को यहाँ लिख देते हैं उच्चावच। उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। दूसरा मानचित्र होता है राजनीतिक। राजनीतिक। ठीक। तीसरा जो मानचित्र होता है वो होता है थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र। अब दोस्तों, इन 3 मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। इनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। तीनों के लिए अलग अलग शर्तें हैं। जो ये उच्चावच या भौतिक मानचित्र होता है, इसमें दोस्तों हम पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, महासागर, जो भी चीज़ें दे रखी हैं, ये नदियाँ इत्यादि, हम लोग भौतिक मानचित्र के अंतर्गत रखते हैं। राजनीतिक जो मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र में हम लोग राज्य, शहर, देश, यहाँ पे गांव इत्यादि रखे जाते हैं। इनकी स्थिति जानने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्टडी रूम में टेबल के सामने कौन सा मानचित्र खरीदता है? राजनीतिक मानचित्र लगाता है। जैसे कि भारत का जब राजनीतिक मानचित्र हम लोग खरीदते हैं, तो उसमें सभी राज्यों के बारे में दे रखा होता है, उनकी सीमाएं दे रखी होती हैं। ठीक। थीमेटिक जो मानचित्र होता है, इसमें हम दोस्तों सड़क, रेल मार्ग, उद्योग और वनों की स्थिति इत्यादि जानते हैं। किसमें? थीमेटिक मानचित्र में। तो हमें ये दोस्तों पता चल गया कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और किस मानचित्र में क्या क्या रखा जाता है। बाकी जो इससे अधिक चीज़ें हैं वह हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया गया है। हमने आपको बताया भौतिक मानचित्र में क्या आता है। मैदान आते हैं, नदियाँ आते हैं, पृथ्वी की आकृति, पर्वत, पठार। तो देखो क्या आता है, पर्वत आते हैं, मैदान आते हैं, पठार आते हैं, महासागर आते हैं। देश या राज्य की सीमाएं दोस्तों इसमें नहीं आती हैं। देश या राज्य की सीमाएं इसमें नहीं आती। ये किसमें आती हैं? राजनीतिक मानचित्र में आती हैं। राजनीतिक मानचित्र में देश एवं राज्य की सीमाएं आती हैं। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4, किसमें? 1 2 3 4, ऑप्शन सी सही होगा। आइए दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दे रखी है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। याद रखिए, कभी कभी उच्चावच मानचित्र दे देता है ऑप्शन में, भौतिक हटा देता है। तो आप लोग घबराएं नहीं, इसका दूसरा नाम याद रखिए, उच्चावच। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? अब बताइए, भौतिक मानचित्र कहते हैं? नहीं कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कहते हैं? नहीं कहते। कौन बचा? राजनीतिक मानचित्र। बी ऑप्शन सही। व्याख्या देखेंगे, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो क्या होगा? 1 2 3, तीनों सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आइए दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो उत्तर, पूर्व,
पश्चिम और दक्षिण ये सभी दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं, मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक क्या है? रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। ऑप्शन बी है जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो। ऑप्शन सी है जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो। उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? व्याख्या, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, जिन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं? उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। दोस्तों ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखेंगे। रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है, अतः दोनों कथन सत्य हैं। अगला दोस्तों टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। टॉपिक 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर जिसमें पहला है, जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल की दोस्तों कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? जल एक ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जल ठोस में भी होता है, जब बर्फ़ बनती है तो उसे ठोस कहते हैं। जल जब लिक्विड फॉर्म में होती है तथा द्रव अवस्था में होता है, जिसको पानी कहते हैं। और जल जब वाष्प की क्रिया होती है, उसको गैस के माध्यम से उड़ जाता है। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर, बहुत बड़े अर्थात 2/3 भाग पर, हमने आपको बताया था पीछे कि कितने भाग पर जल है, 2/3, यानी 3 अगर भाग पृथ्वी है तो उसमें 2 भाग जल है। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है, जिसको ठोस, द्रव, गैस इत्यादि फॉर्म में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? स्थल मंडल एवं जलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ऑप्शन डी सही होगा। जैव मंडल में तीनों मंडल आते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। व्याख्या देखेंगे दोस्तों। व्याख्या, पृथ्वी पर वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। अपने यहाँ भारत की बात की जाएगी तो K2।
दोस्तों व्याख्या, स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा केटू कार्डविन ऑस्टिन है, जो समुद्र मंडल से 8611 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा है, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। नोट, कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है। ये नवीनतम डाटा है, इसको याद कर लीजिए। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। विश्व का, इसको क्या मेरियाना गर्त कहते हैं, इसमें मेरियाना गर्त पाया जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसको याद रखिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उसके बाद में दोस्तों कौन सा आता है? अफ्रीका। उसके बाद में कौन सा आता है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में आता है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका फिर यूरोप, यूरोप के बाद में, यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया। इसलिए दोस्तों व्याख्या देखेंगे। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी सही होगा। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है यूराल पर्वत, यूराल नदी, यूराल पर्वत कौन सा हो? यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये दोनों एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया दो अलग अलग महाद्वीप ही समझा जाता है, दो अलग अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? ये कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती हैं। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को क्या नाम? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? सुएज नहर। दोस्तों क्या नाम है? सुएज नहर। व्याख्या, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में पाई जा गई सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को, तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई थी। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? दोस्तों किस देश में मिलते हैं? पनामा द्वीप में, पनामा देश में। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा के एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है, तथा यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। यह जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं इनको आप अपनी नोटबुक पर किस तरीके से लिखेंगे? उत्तरी अमेरिका ऐसे निशान लगाइए, दक्षिणी अमेरिका कौन जुड़ता है? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका कौन सा देश? पनामा देश जुड़ता है। कहाँ? पूर्वी सक्रिय भाग में, पूर्वी लिख लीजिए। उसके बाद में लिखिए जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। इस तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अच्छा, ऑप्शन कथन बी कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है।
इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी बहती है। कथन 2 तथा कथन 3 सही लग रहे हैं। कथन 2 तथा ऑप्शन बी सही होगा। व्याख्या दोस्तों देखते हैं। कथन 1 असत्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कथन 2 और 3 सत्य हैं। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं दोस्तों? किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? पहला है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। अगला कथन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मानव निवास नहीं है। यही सही है या गलत है? आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देखें। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, अतः कथन पहला असत्य है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसीलिए यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध के नाम हैं दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा होगा? तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंख बंद करके प्रशांत महासागर लगा दीजिए। प्रशांत महासागर यानी ये सब में दे रखा है। प्रशांत महासागर के बाद में अटलांटिक महासागर आता है नंबर 2 पे, यानी कि 3 किस्में हैं। ये ऑप्शन कट जाएगा और अभी तीनों बचे हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर 3 नंबर पे आएगा, यानी कि 2 नंबर किसमें दे रखा है, ये वाला कट गया। अभी ये और ये बचे हुए हैं। आगे दोस्तों आता है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर किसमें दे रखा है? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। अगला कथन है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। हमें लग रहा है दोस्तों किस महासागर की बात हो रही है, आप इतने में ही समझ गए होंगे। प्रशांत महासागर की बात हो रही है, क्योंकि यह अन्य महासागरों की अपेक्षा गहरा है। सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए क्या सही है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के संदर्भ में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। कारण, अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो दोस्तों ए सही है और आर गलत है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित यानी कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। कारण है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। ए एवं आर दोनों सही है। आर की व्याख्या करता है, बात तो सही है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि भूमंडलीय तापन कहलाता है। अब तापमान क्यों बढ़ता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं।
नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अब दोस्तों हमें इतना पता है कि जो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की स्थिति वृत्ताकार है, और जबकि अटलांटिक महासागर की स्थिति कैसी, एस आकार की है, और हिंद महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर है। अटलांटिक महासागर अभी हम पढ़ करके आए, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। तो दोस्तों ए का 3 और और बी का 2 और सी का 1 4 यानी 32 14 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 32 14। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका जिसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार का है। एस अक्षर के आकार का है कौन? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, समताप मंडल और आयन मंडल। दोस्तों ये हमको पता है, कहते हैं कितनी है? 5 परतें हैं, जबकि सबसे नीचे से सबसे पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी परत को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल। तीसरी परत को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। यह मध्य मंडल हो गई। 1 2 3। देखो दोस्तों ऐसे लिखते हैं, सबसे पहली परत नीचे, इसको कहते हैं हम क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हो गई। इसके ऊपर वाली परत को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल। उसके बाद में आती है दोस्तों मध्य मंडल। इसके ऊपर वाली परत को मध्य मंडल कहते हैं। फिर आयन मंडल। आयन मंडल के बाद में दोस्तों बहिर्मंडल। कौन सी? बहिर्मंडल। सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। मंडलों के बीच पाया जाता है। मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता होगा? दोस्तों समताप मंडल और आयन मंडल के बीच। समताप मंडल और आयन मंडल के बीच पाया जाता है। व्याख्या दोस्तों देखते हैं। वायुमंडल जिसके घटकों, तापमानों तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह के से शुरू करते हुए जैसे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। दोस्तों अगला है, आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों, रेडियो संडे, रवि संडे, रडार उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किमी तक का अध्ययन किया जाता है, किंतु सागर तल से 800 किमी ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। दोस्तों दोनों कथन सत्य हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी? 78%, जबकि ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसें 1% पाई जाती हैं, जबकि दोस्तों CO2 इसमें 0.03% पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। इससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है। अगला दोस्तों चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पहला क्वेश्चन जिसमें है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण
किन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा, बाह्य प्रक्रिया के द्वारा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा तथा इनमें से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थलों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठी होती है तो कहीं धसी होती है। दूसरा या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। अपरदन मतलब है बहाव, कटके मिट्टी मृदा बह करके जो चली जाती है उसको अपरदन कहा जाता है, और जहाँ पर जमा होती है उसको निक्षेपण कहा जाता है। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह निचली हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु एवं बर्फ के द्वारा होती हैं। अगला, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला। आइए दोस्तों देखते हैं व्याख्या। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इसकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहा जाता है। बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सत्य होंगे। ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। पर्वत एक ऐसा क्रम है जो कि व्यवस्थित हो पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो जाते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। जैसे हिमालय, अल्पस तथा एडीज पर्वत श्रृंखला। जिन पर्वतों की सतह उबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है उन्हें पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है। जिन पर्वतों की सतह उबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि वासजेस पर्वत भ्रंशोत्तत पर्वत है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत है। केवल दोस्तों यह वासजेस पर्वत जो है भ्रंशोत्तत पर्वत है और माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। यह ज्वालामुखी के द्वारा, इसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हुआ था। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का आपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूटता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित हो जाता है तथा भ्रंशोत्तत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हॉर्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश ग्रोवेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मनाकी पर्वत अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। सही जवाब प्रशांत महासागर। व्याख्या दोस्तों देखेंगे। प्रशांत महासागर में स्थित मानकी पर्वत हवाई द्वीप
सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। कौन सा दोस्तों? महासागर में स्थित मौन की पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार। दोस्तों, सही जवाब होगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेंज के समान सपाट होती है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो जाते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। भारत का सबसे पुराना पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। अगला दोस्तों, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला एवं मैग्नीज के बहुत बड़े पठार पाए जाते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। इसका ए बी दोनों कथन सत्य हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियां तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा इन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसीलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले मैदान वाले भाग होते हैं। अगला दोस्तों टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7, हमारा देश भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर। ऐसे दोस्तों हमारा ये भारत है। इसका पूर्वी बिंदु ये इधर होगा, पश्चिमी ये होगा, जबकि दक्षिणी इधर होगा और उत्तरी ये होगा। तो क्या पूछा गया है? दक्षिण और उत्तरी यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये दोस्तों कन्याकुमारी तक की बात हो रही, मुख्य भूमि तक की बात हो रही। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। ऑप्शन ए 65 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 100 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 64 डिग्री 8 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 20 मिनट पूर्व, 50 डिग्री 12 मिनट पूर्व से 95 डिग्री 10 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों व्याख्या देखते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर किन राज्यों से होकर जाती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार हैं। पहले हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से दोस्तों देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। क्या गुजरात से गुजरती है? हाँ बिल्कुल, गुजरात से, राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। अर्थात दोस्तों उपयुक्त
सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हमने आप लोगों को अभी बताया है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। यह देश हैं चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जबकि 2 देश ऐसे हैं जिनसे हमारी स्थलीय जलीय सीमा जुड़ी हुई है, श्रीलंका, मालदीव और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे ज़्यादा लंबी दोस्तों सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और जबकि सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान। दोस्तों व्याख्या देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। कौन से दोस्त? सिक्किम दोस्तों, सिक्किम और त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम एवं त्रिपुरा तीन ओर से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल के साथ, भूटान एवं चीन से 3 तरफ से घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं? दोस्तों अब इस क्वेश्चन में संशोधन की आवश्यकता है कि इसमें तब जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, परंतु अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगर राज्य की बात पूछेगा तो 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश होगा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों है, जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, उत्तराखंड नेपाल और चीन, सिक्किम नेपाल भूटान और चाइना, अरुणाचल प्रदेश चीन भूटान म्यांमार, असम भूटान और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भूटान और नेपाल, मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट के विंध्य पर्वत श्रेणी में तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, बिल्कुल सही है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों यह कथन गलत है। तापी नदी के उत्तर में अजंता तथा उत्तरमाला पर्वत अवस्थित है। दोस्तों ये भी कुछ कथन गलत है। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। केवल कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 और 3 असत्य हैं। तापी नदी के अलावा नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, जबकि हमारा कथन कह रहा था तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी नहीं। दोस्तों एकमात्र नदी नहीं है, तापी के साथ साथ नर्मदा नदी भी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता तथा उत्तरमाला पर्वत अवस्थित है। और दोस्तों यह तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतपुड़ा पर्वत स्थित है। उत्तर में दोस्तों नहीं होगा, यहाँ दक्षिण होगा, दक्षिण में अवस्थित है। इसलिए दोस्तों उत्तर इसका सही क्या है? ए। आइए व्याख्या देखते हैं। केवल कथन 1 सत्य है, 2 और 3 असत्य हैं। तापी नदी के अलावा नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा ही नहीं, खंभात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतपुड़ा पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम है। दोस्तों बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ऑप्शन डी सही है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 ओर से समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। इसके उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं।
मध्य हिमालय यह हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सभी दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। क्या है? ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी? नर्मदा। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। बिल्कुल सत्य हैं दोनों कथन दोस्तों, ए बी दोनों सत्य होंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन्हें सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो पृथ्वी के मुहाने पर डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदियों के मुहाने पर बनता है तथा नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? दोस्तों लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है तथा ये एक मूंगा द्वीप है। कैसा? मूंगा द्वीप। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। अरब सागर में स्थित हैं। ये केरल के तट के कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है। आइए दोस्तों देखते हैं, अध्याय 8 है दोस्तों, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों अगर विस्तार से एक एक पॉइंट कवर करते हुए देखना है तो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको आप देखिए। क्या दोस्तों एनसीईआरटी के डाटाबेस क्वेश्चन आंसर करवाते हुए सीरीज चल रही है। इसमें फैक्ट तो सभी क्लियर हैं, परंतु कुछ फैक्ट या विस्तार से जिनके बारे में बताना है वह क्लियर नहीं है इसमें। उसके लिए आपको हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है भारत का भूगोल, वह देखनी होगी। उसमें सब विस्तार से दिया है, वो आप देख लीजिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अरबी भाषा से हुई दोस्तों। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी से हुई थी, मौसम से हुई थी, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों यानी 30 से 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मौसम दोस्तों रोज चेंज होता है, जलवायु कभी कभी बदलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? दोस्तों कहाँ होती होगी? जब मानसून लौटते होंगे तो यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ बारिश करते हुए जाते हैं। शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भाग शेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन में होती है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही होंगे। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय में। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों कहाँ पाए जाते होंगे? उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी राज्यों में। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी मैदानों में, पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं इसकी। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। सदाबहार वन उष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं।
भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में तथा पश्चिम घाट में सकरी पट्टी में पाए जाते हैं। हमारे अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों कैसे पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय पतझड़, जबकि सदाबहार वन पश्चिमी घाट व अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। अभी आपने पीछे देखा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारे देश में बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इनको मानसूनी वन कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनको सदाबहार वन कहा जाता है। ये कम घने होते हैं तथा वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में सबसे बड़े बड़े कांटे होते हैं। करने के लिए पत्तियों में बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ साथ वनस्पति में भी भिन्नता होती है। दोस्तों ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कटीली झाड़ियों तथा वनस्पति शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इसकी पत्तियों में बड़े कांटे होते हैं। पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दिए गई सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों रोजवुड, महोगनी, पीपल, नीम, खैर, बबूल, पाइन, देवदार। दोस्तों खैर और बबूल को कौन नहीं जानता कि ये कटीली झाड़ियां हैं। पीपल और नीम को कौन नहीं जानता कि यह पतझड़ वाली झाड़ियां हैं। ये क्या होती हैं? पतझड़ वाली झाड़ियां हैं। और दोस्तों पाइन और देवदार जैसे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रोजवुड, महोगनी तो कहाँ पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए। दोस्तों आइए देखते हैं कि ए का दो ऑप्शन सी में है और बी का 4, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी सही। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दोस्तों है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, रोजवुड, महोगनी, आबनूस इत्यादि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पीपल, नीम, शीशम, सागौन, साल इत्यादि कटीली झाड़ियां, खैर, बबूल, कैक्टस, कीकर आदि पर्वतीय वनस्पति, पाइन, देवदार, चीड़ आदि हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति। दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। दोनों कथन ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो होते हैं, मैंग्रोव वन जो हैं ये दोस्तों ये सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ? सुंदरवन के डेल्टा में। वहां की यह प्रमुख वनस्पति है सुंदरी। आइए दोस्तों देखते हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा, अतः दोनों कथन सत्य हैं। अगला, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 70 से 80% लोग गलत क्वेश्चन का आंसर ठीक करते हैं। कब दोस्तों मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के पहले सप्ताह में। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जबकि अन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाती है जागरूकता लाई जा सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों कहाँ? हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ इत्यादि हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? दोस्तों कहाँ होगा? कच्छ के रण में। कहाँ होगा? कच्छ के रण में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला अध्याय है देश एवं उनके निवासी, भाग प्रथम देखना है। यह 6 क्लास की एनसीईआरटी दोस्तों यहीं के साथ 6 क्लास की एनसीईआरटी का अब यह दूसरा अध्याय शुरू होगा, देश और उनके निवासी। अब हम लोग इसको कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।